आई होप आपको सॉल्यूशन में मज़ा आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तुमसे गलती नहीं होने चाहिए, खुद से एफर्ट मारो, टिक करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ दे रखा है, ठीक है, ब्रीथ भी दे रखा है, और बताना है इनमें से कौन होगा इसका एरिया। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे बता दो। अब देखो बहुत लोग होंगे, मैं बता रहा हूँ, पूछ ले, अगर 19 लाख बंदे बच्चे देते हैं ना एग्जाम, तो देख लेना इनमें से बहुत सारे हमारे दोस्त लोग होंगे जो ऐसे ही निकाले होंगे आंसर, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, और एक करने लगे होंगे बहुत देर तक, फिर भी उनका आंसर मैच नहीं होगा, हुआ ही नहीं होगा मेरे दोस्त। क्योंकि आपको अगर कोई पढ़ा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर सिलेबस में है, तो इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है ना, तो आप तुरंत नहीं होता है गधों की तरह शुरू हो गया, ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ा सा अपने माइंड पे लोड डालना है और सोच, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। एक्चुअली पूछा है तो नॉर्मल भाई, ये तो हर किसी को है। अगर यही सेम क्वेश्चन पूछना होता तो तुम्हारे नीट के सिलेबस में क्यों आए क्वेश्चन है? ये तो तुम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना, 6th क्या इससे भी नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 5th क्लास से शुरू हो जाता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो क्या यही तुमसे पूछना चाह रहे हो? वो थोड़ी ना चेक करना चाह रहा है कि जिसको एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ है उसका ही नीट में सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं, वो आपसे कुछ और जानना चाह रहा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का रोल आ जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या तुम्हें हो सकता है भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम जाने से पहले तुम पढ़ लोगे, अरे एक बार पढ़े हो तो याद आ जाएगा। तो इसमें घबराने की बात तुमसे नहीं बनाओ, बट एक बार सुन लो मेरे बातों को। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, अगर कोई भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या देखते हैं कि दोनों में से जिसके पास सबसे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है वही फाइनल आंसर में होना चाहिए। समझो बातों को। जैसे यहाँ पे देखो लेंथ के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और ब्रेथ के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर फाइनल आया XYZ मान लो, वो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? लिस्ट, यानी ब्रीथ के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। अब ऑप्शन इसे टिक करो। देखो पहला ऑप्शन देखो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आउट। ए बी ऑप्शन सिग्निफिकेंट फिगर 4 गलत, इसमें 5 गलत। ये देखो फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट टिक करवा के बढ़ो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप इसे याद रखना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे बस। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं मत कोई बात नहीं, पढ़ लोगे तो बन जाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, अब आप इसे सोल्व करो। और हाँ जरूर बोलूँगा, बहुत लोग को आंसर याद होगा तो उस चक्कर में मत रहो, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कंसेप्ट बताना। खुद से एक बार ट्राई मारो जरूर, कैसे करते कंसेप्चुअल लर्निंग सीखो, कंसेप्ट बनाओ अपना, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन है जो तुम टिक करके आ जाओगे। ये बहुत सारे टीचर कोई भी पढ़ाता है उसके नोट्स में होता है, और सेम टू सेम क्वेश्चन नीट वालों ने चिपका दिया है। जरूरी नहीं कि अगले साल भी सेम क्वेश्चन चिपका है, थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए मेन टारगेट है कंसेप्ट बैठाओ कि ये क्वेश्चन करते कैसे, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अगर बहुत सारे बंदे कर लिए होंगे जिनको आंसर याद होगा या फिर आता है कंसेप्ट, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। एक क्वेश्चन में दे रखा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो क्या आंसर में फ़र्क पड़ेगा, क्या आंसर होगा, और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे क्या होगा, तुम ट्राई करोगे, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड होगा। और अगर तुमसे आता है आंसर बना ले तो नॉर्मल तरीके से, तो अभी अभी ट्राई करो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब नाउ सीधा सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी को नोट करो। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर से किसी बॉडी को छोड़ा गया है, यानी कि यू की वैल्यू 0 लेना है। समझ में आ रहा है? यहीं पे नोट कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से बॉल को छोड़ा गया, ठीक है, समझो ये फर्स्ट सेकंड की बात है, ठीक है। तो ये h1 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है।
h2 डिस्टेंस कवर करता है, सेकेंड में बॉडी को कवर छोड़ा गया, ठीक है। ये 3 सेकेंड बाद यहाँ तक बॉडी आ जाता है 3rd सेकेंड, ठीक है, तीसरे सेकेंड में। 4th सेकेंड में बॉडी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो H1, H2, H3, H4। अब बताओ किन लोगों ने H1 is to H2 is to H3 is to H4, कितने लोगों ने आंसर ला लिया है, इस कंसेप्ट से किया है? तो बता दूं मेरे दोस्त, जिन्होंने इसको करते हुए आंसर लाया है, आई होप उनका आंसर बी आ रहा होगा, बी। तो जिन लोगों ने ट्राई किया मैं उनको पहले अप्रिशिएट करता हूँ, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया और कुछ ना कुछ उनका आंसर आया। लेकिन बता दूँ आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। मैं बोल रहा हूँ ना मेरे दोस्त, ऐसा ऑप्शन देगा ही देगा। एग्जामिनर चाह रहा है कि आप ट्रैप में फंसो, आप कंफ्यूज हो क्वेश्चन को देख के, आप क्वेश्चन में फंस जाओ। सेम है H1 is to H2 is to H3 H4 और सेम ऑप्शन में दे रहा होगा। क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1st सेकेंड में बॉल इतना ट्रेवल किया, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। और जो सेकेंड का डिस्टेंस था उसमें बॉल ने इतना ट्रेवल किया, ये बताना है। सेकेंड में हुआ, ये 1st सेकेंड में हुआ, ठीक है। और फिर ये 3rd सेकेंड में कितना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इसका रेशियो बताना है। 3rd सेकेंड का है, ये क्या है, ये 4th सेकेंड, इसका बताना है, ठीक है। इसका रेशियो पूछ रहा है, कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे। देखो कंसेप्ट बताता हूँ। अब वो पूछ कर रहा है ए H1, वो पूछ रहा है ये, देखो यहाँ पे समझो बातों को बहुत ध्यान से, नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी चेंजेस करेगा तुम फंस जाओगे, इसलिए कंसेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। H1, ये 1st सेकेंड में H1 डिस्टेंस कवर हुआ। अब यहाँ से H2 डायरेक्ट नहीं लिख सकता ना, जो यहाँ पे गलती करी थी, H1 is to H2, क्योंकि H2 में क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया, लेकिन अपन को तो सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, H2 माइनस H1। समझ रहे हो बातों को? यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक है, बॉल, ये तो 1st सेकेंड 2 सेकेंड में ट्रेवल हुआ, लेकिन अपन को सेकेंड में बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल 2 सेकंड में कितना बॉडी ट्रेवल किया, उसके बाद 1 सेकंड में जितना ट्रेवल किया था उसको माइनस कर दिया। यही तो H2 माइनस H1 है। H2 देखो, H3 माइनस H2, H2 H4 माइनस H3, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये करोगे आंसर पा जाओगे। तो जस्ट ये निकालना है तुम्हें, और ये जहाँ पे आ जाएगा वो आपका आंसर है। तो चूँकि मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ, अब ये डिटेल आपको सॉल्यूशन दूंगा, बोलूँगा तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए फटाफट सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे S इक्वल टू, फार्मूला बता देता हूँ, S इक्वल टू T प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्री फॉल केस है तो हर जगह G आएगा, तो यहाँ पे G ले लो। और U क्या है, U यहाँ से फ्रीली फॉल का केस है, तो U हर केस में 0 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, बाद में निकालते रहना, ठीक है। तुम H1 के लिए लिखेंगे तो U हमेशा 0 आएगा, तो U की वैल्यू फॉर एग्जांपल U1 प्लस हाफ G इंटू T1 का स्क्वायर, ठीक है। अब U की वैल्यू तो फ्री रिलीफ फॉल केस में 0 है तो हमेशा खत्म हो गया। इसी तरह H2 क्या हो जाएगा, U 0 हो जाएगा तो हाफ G इंटू 2 का स्क्वायर। तो समझ रहे हो, कैलकुलेशन कर लोगे तुम, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब H4 इसी तरह क्या आएगा, हाफ G इंटू 4 का स्क्वायर। अब उसके क्या है, अब H1 H2 H3 H4 सब पुट कर दिया। अब फटाफट निकालो, तुरंत आंसर पा जाओगे। आंसर होगा तुम्हारा, ये होगा 1:3:5:7। ऑप्शन 3rd होगा अपने आंसर, ठीक है, ये होगा आंसर। समझ में आ रहा है? हो सकता है बहुत लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो। मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त हूं, तो किसी प्रकार का डाउट हो बेझिझक पूछ सकते हो, लेकिन मैं अगर इसमें लूँगा तो थोड़ा वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आपको अगर कैलकुलेशन में डाउट है, कहीं पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो नेक्स्ट टाइम से हम सोचेंगे इसके ऊपर, चाहे आपके लिए सेपरेट इसका कैलकुलेशन बता देंगे, चाहे शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो आप जस्ट चैनल को फॉलो करो, आपका फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाने वाला। आप क्वेश्चन जेई लेवल का भी और नीट का भी क्वेश्चन आसानी से करके ले आओगे। समझ में आ रहा है? मेरे दोस्त बहुत लोग फ्रीली फॉल से ट्रिक समझकर क्वेश्चन को कर लिए होंगे, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता ये सीख लो मेथड, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार फ्रीली फॉल का केस दे मेरे दोस्त। जब क्वेश्चन में साफ साफ मना कर दिया कि लेट से उसकी वेलोसिटी u0 है या कुछ और है, फ्रीली फॉल का केस कैंसिल हो गया, तो ये गैलीलियो ट्रिक फेल हो जाएगा। तो ध्यान दो, ट्रिक उरिक तो अलग साइड है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, ट्रिक आप खुद बनाते हो, तो सिर्फ ट्रिक पे डिपेंड मत करो, कंसेप्ट समझो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा सेम क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में चेंजेस आ सकता है। फ्री फॉल केस ना हो, नॉर्मल सिचुएशन हो, उस समय सब ट्रिक फेल जाएगा। और ऑप्शन में दे रखा होगा 1:3:5:7, उस टाइम अगर आपने एक कर दिया ना तो आंसर गलत हो जाएगा। फिलहाल के लिए सही है, समझ में आ रहा है? अब उसका कमेंट करके बताना, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूँगा। समझ में आ रहा है? आई होप तुमने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोलता है? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है। टू मूविंग पार्टिकल मेकिंग एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री। कौन सा ग्राफ दिया है यहाँ पे नोट करो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो कैसे निकालते हैं मेन पॉइंट क्वेश्चन से। विथ एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी लेट्स सपोज फर्स्ट वेलोसिटी v1 है, सेकेंड वेलोसिटी v2 है, तो v1/v2 पूछ रहा है क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 30 डिग्री जो बन रहा है उसको v1 बोलता हूँ, इसको v2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? v1/v2 क्या होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। अब सबको मालूम होता है, ठीक है, पढ़े रहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि dv क्या होता है? ds/dt होता है, ठीक है। या फिर इसको और तरीके से क्या लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? v क्या होता है? थोड़े से ज़्यादा रेट के चेंज में डेल्टा S/डेल्टा t, बड़े इंटरवल में, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रिलेट करूँ थीटा के टर्म में, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे क्या मालूम है, थीटा ही मालूम है। मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है ना, मतलब डिग्री दिया हुआ है, एंगल कितना बना रहा है और कुछ नहीं दिया, और s वर्सेस t कर्व बोल रखा है। तो मैं v1/v2 कैसे निकालूँ? तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए। लोग को याद रहता है, ठीक है, याद वाला थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, लेकिन सोचो। देखो याद रहता है क्या? डायरेक्ट लोग करते हैं। देखो क्या वो लिखते हैं कि v1/v2, लोग याद रहता है डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जो तैयारी किया ना बढ़िया, कि मीडियम भी करेगा tan θ/2, यानी कि tan θ1 की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 ऊपर आ गया, और tan 45 डिग्री का 1, यानी कि आंसर क्या होगा? 1:√3। टिक करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि v1/v2 को मैंने tan θ से कंपेयर कर लिया, tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री लिख दिया। लोग को तो नोट पॉइंट लेके रटे रहते हैं, लिख के आ जाएंगे, पेपर करके आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ और कर दे, जरूरी थोड़ी ने s वर्सेस t पूछा है, नेक्स्ट टाइम v वर्सेस t दे दे, तो एक्सेलरेशन का कंपैरिजन पूछ ले। तो सिमिलर ऐसे ही करना पड़ेगा, वहाँ पे भी लोग रट के रखते हैं तो करते, लेकिन थोड़ा सा अलग चेंजेस कर दे तो क्या करेंगे, इसके पीछे का कंसेप्ट जानना जरूरी है। हाँ, अगर तुम्हारा टारगेट नहीं है 600 प्लस स्कोर करना, तो इतना जान तो ये भी अच्छा है। मतलब आपका टारगेट नहीं है कि फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर करना, तो इतना रटे हुए हो ना, इट्स ओके, मोर देन इनफ, डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा काम है आपका ये डेवलप करना। वो कब डेवलप होगा? आपको ये तरीका मालूम है, वेल एंड गुड, कर लो, एक मेमोरी में रख लो, ठीक है, लेकिन आपके पीछे का बैकग्राउंड जानो, ठीक है। तो बैकग्राउंड समझो। एक्चुअली ये आता कैसे? v1/v2 को मैंने tan θ से कंपेयर क्यों कर दिया? नाउ लेट्स सी द बैकग्राउंड, ठीक है। डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आगे घस इसको बता देता। देखो ये देखो, टाइम एक्सेस है एक्स एक्सेस पे, ठीक है। तो यहाँ अगर ओरिजिन है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 है। और देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ चला, तो इधर कितना, लेट सपोज t चला, और इधर y एक्सेस में क्या चला, इसी पे इसको s मान लिया, ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट है तो इधर s है, यानी v1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? t, s हो गया। पहले x कोऑर्डिनेट देखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट। तो
तो यहाँ पे देखो जरा, वेलोसिटी क्या था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी था, यही फार्मूला अपन को मालूम है। तो डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किधर है, वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे देखो फाइनल कहाँ पे आ गया, फाइनल वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है एस, तो एस कोमा ए ओरिजिन पे क्या है 0, तो एस माइनस 0, ठीक है। और नीचे इसी प्रकार एक्स एक्सिस पे टाइम है, चेंज इन टाइम लिखना है नीचे, तो टी माइनस 0, यानी कि ये क्या आ गया, एस बाई टी आ गया। अब नाउ एस बाई टी को मैंने टेन थीटा से क्यों कंपेयर किया, v1 बाई v2 वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एस माइनस 0 टी माइनस 0 एस बाई टी आ गया, ठीक है, ये वेलोसिटी है। यहाँ पे देखो, अब तुम ट्रायंगल में देखो जरा, ये क्या है, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा, एस अपॉन टी होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, देखो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, अगर इधर देखोगे ये थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, एस है, ये देखो यहाँ से एस है परपेंडिकुलर, तो यानी कि एस अपॉन टी, और बेस क्या है, ये 0 कोऑर्डिनेट है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बेस टी है, तो एस बाई टी आ गया, समझ में आ गया। तो टेन थीटा एस बाई टी आया, तो यहाँ पे एस बाई टी है, इसको टेन थीटा से कंपेयर कर सकते हैं, और मालूम है एस बाई टी को डेराइव करके अपन ने क्या है, वेलोसिटी के बराबर होता है, तो इसीलिए अपन ने डायरेक्ट कंपेयर किया था मेरे दोस्त वेलोसिटी को टेन थीटा से। देख लो यहाँ पे, तो मैंने v1 बाई v2 क्या लिखा था, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 2, इसका रिजल्ट यहाँ से आता है। कल को सेम क्वेश्चन इसी तरह का, जस्ट वहाँ पे क्या करेगा, देखो फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है कैसे, यहाँ पे देखो आज एस वासेस टी कर्व दिया है, ठीक है, कल को क्या दे सकता है, v वासेस टी कर्व दे देगा, ठीक है, वेलोसिटी वासेस टाइम कर्व दे देगा, ठीक है, और तुमसे क्या पूछेगा, ये देखो वेलोसिटी वासेस टाइम कर्व दे देगा, और सेम ऐसे ही ग्राफ दे देगा, हो सकता है थोड़ी और दे दे, थीटा 1 थीटा 2, उस समय भी क्या करना है, उस समय एक्सेलरेशन पूछेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a1 बाई a2 नथिंग टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2, फ्यूचर में आ सकता है क्वेश्चन। यही से तो होता है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करता, थोड़ी सी बातों को घुमा के पूछ लेता है, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा मेकअप कर देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन में मज़ा आया हो, और जिनको भी सॉल्यूशन डेरिवेशन वाला पोर्शन समझ में ना आया हो, एक बार में तो आप उसको वापस से बैक चेक रिपीट करके देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं उसके लिए आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। वैसे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, और उतना अगर तुम्हें मेमोरी याद हो, जस्ट मैं आपको फील देने के लिए बताया, ताकि फ्यूचर में थोड़े क्वेश्चन अगर आपका स्कोर 150 प्लस करना चाहते हो फिजिक्स में, उसके लिए वो, ठीक है ना। अब आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको अपने से ट्राई करो, सोल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन है, तुम जरूर टिक करके आओगे, तुरंत आंसर टिक करके आओगे, ठीक है। तो आई होप तुमने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो क्या बोला, लैम्डा के वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल इन इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। तो देखो लैम्डा और पी के बीच में सब ग्राफ दे रखा है, और उसके बीच का पूछ रहा है लैम्डा और पी का ग्राफ कौन सा सही है, तो डायरेक्ट सबको याद आ जाएगा तुरंत, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, एच क्या है, फ्लैंक कांस्टेंट है। तो देखो तो क्या करेंगे, लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू एच, वेर एच इज अ कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ होगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ये ग्राफ होगा, फोर्थ आंसर सही होगा, क्योंकि तुम्हें किसी भी टीचर से पढ़े हो तो ये बात तो जरूर नोट में लिखाता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन द ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर कोई भी क्वांटिटी, एक x है एक y पे चेंज हो रहा है, कोई भी एक क्वांटिटी जो x वेरिएबल पर दिया हुआ है, कोई भी जो y कोऑर्डिनेट पर दिया हुआ है, अगर वो आपस में चेंज हो रहे हैं तो इस तरीके से चेंज होंगे, अगर इक्वल टू कांस्टेंट है, ताकि उनका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। सॉरी देखो रिपीट, देखो बातों को सुनो, कोई भी टीचर पढ़ाता होगा जरूर लिखाता होगा एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर करो, लैम्डा किस पे है, लैम्डा वाई कोऑर्डिनेट पे है, वाई, और ये मोमेंटम क्या है जो एक्स कोऑर्डिनेट पे होया, तो y इंटू एक्स या फिर x इंटू वाई बात एक ही है। तो इज इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, हर कोई बताता है। फॉर एग्जांपल तुमने पढ़ा है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, इसका ग्राफ क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है,
हाइपरबोला होता है। सिमिलरली देखो ये पूछ लिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन जानता है, तुमको हर टीचर क्वेश्चन कराता है और हर जगह देखे होंगे कोई सी भी कोचिंग मटेरियल में कि P वर्सेस V का ग्राफ पूछता है, तो उसने P वर्सेस V का ग्राफ ना पूछ के लैम्डा और P के बीच का ग्राफ पूछ लिया मेरे दोस्त। सेम ग्राफ है, जबकि उसको क्वेश्चन अगर वो जानता है तुम रटे रटाए हो, P इक्वल टू V का अगर उसने ग्राफ पूछता तो हर कोई सही करके आता, क्योंकि ये हर मटेरियल में हर टीचर 10 बार से ज़्यादा कराता है, एक चैप्टर पढ़ाता है जब भी P वर्सेस V रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्वेश्चन ने जानबूझकर नहीं पूछा तुमसे कि PV का ग्राफ बताओ, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, उसने लैम्डा और P में पूछा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ में पूछ ले, तो इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये लेकर जाओ क्वेश्चन से कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी x इंटू वाई लिखा हुआ है, लेट सपोज कुछ भी हो, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, जरूरी नहीं 100 समझाने के लिए, ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ग्राफ डेफिनेटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। समझ में आ रहा है?